हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की विधायिका। इससे पहले हम केंद्रीय विधायिका को समझ चुके हैं। हमने संसद को 2 लेक्चर्स में डिटेल में कवर किया था। आज के लेक्चर में हम राज्य की विधायिका को देखेंगे और देखेंगे कि ये क्यों हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर देखेंगे कि इसका कॉम्पोजिशन, इसके सदस्यता पाने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, इसको क्या पावर एंड फंक्शंस दिए गए हैं और राज्यों में इसका स्वरूप कैसा है। क्या या केंद्र की तरह द्विसदनात्मक है या एक सदनात्मक है, या कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक है, कुछ में एक सदनात्मक है। इसी को डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारतीय संविधान के चैप्टर 3 पार्ट 6 में स्टेट लेजिस्लेचर का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि हर एक स्टेट में एक विधायिका होगी जो या तो द्विसदनात्मक हो सकती है या एक सदनीय हो सकती है, और एक सदन या 2 सदन प्लस गवर्नर मिलके विधायिका का निर्माण करेंगे। ठीक है। तो जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है वो भारत में केवल कुछ ही राज्यों में है। इसमें आप देखेंगे आपका आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, यूपी है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, बिहार है। ठीक है। तो इन 7 राज्यों में फिलहाल हमारे यहाँ द्विसदनात्मक विधायिका है। बाकी सभी बचे राज्यों में केवल एक सदन है विधायिका का। तो ये कौन कौन से सदन हैं? ये 2 सदन हैं। इनमें एक सदन को विधानसभा या इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, और दूसरे सदन को विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। जिन 7 राज्यों का नाम मैंने बताया उनमें दूसरा सदन विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी पाया जाता है। ठीक है। तो इसमें ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये एक तरीके से आपके लोकसभा की तरह से है। एक पॉपुलर हाउस है जो डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा, और जो स्टेट में रियल पावर ऑफ सेंटर है। ठीक है। इसकी सदस्य संख्या कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ कुछ राज्यों का आकार बहुत छोटा है, जैसे गोवा है, सिक्किम है। कुछ राज्यों का आकार बहुत बड़ा है, जैसे आपका महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है। ठीक है। तो राज्यों का एरिया, राज्यों की पॉपुलेशन बहुत अलग अलग है। इसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ निश्चित नहीं की गई है, बल्कि इसके लिए एक रेंज रखी गई है कि मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500 तक इसके सदस्य हो सकते हैं। हालांकि कुछ स्टेट में एक्सेप्शन भी है, यानी कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जिनमें ये मिनिमम स्ट्रेंथ जो 60 है ये भी 60 से भी कम हो सकती है। ठीक है। ये कौन कौन से हैं अभी आपको बताएंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे लिए राज्य विधायिकाओं को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, और जिस प्रकार एक सरकार हमारे यहाँ केंद्र में है उसी प्रकार की एक दूसरी सरकार हमारे राज्य स्तर पर भी पाई जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट मिरर है फेडरल गवर्नमेंट का, उनके ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। ठीक है। वो जो स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि वो सिटीजन्स के ज़्यादा क्लोजर हैं, उनके ज़्यादा डायरेक्ट लिंक में रहती हैं, इसलिए वो लोगों के दैनिक जीवन को, गतिविधियों को ज़्यादा प्रभावित करती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम केंद्र की बजाय राज्य विधायिकाओं पर ज़्यादा फोकस करें। तो इसलिए भी आज का जो आपका लेक्चर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं कि जो राज्य की विधायिका है उसमें जो 2 सदन है वो 2 सदन क्या है, क्यों है, उनका कॉम्पोजिशन क्या है, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशंस है। ठीक है। तो कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करूं तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसमें, जैसा कि मैंने अभी बताया भी आपको, कि मिनिमम स्ट्रेंथ 60 हो सकती है, मैक्सिमम सदस्यता 500 तक हो सकती है। लेकिन कुछ राज्य इसके एक्सेप्शन है, जैसे गोवा में केवल 40 हैं, सिक्किम में 32 हैं, मिजोरम में 40 हैं, पुदुचेरी में 33 ही हैं। ठीक है। लेकिन इनके अलावा बाकी जितने भी उनमें मिनिमम 60 हो सकते हैं। ठीक है। अब ये लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर होंगे वो मेंबर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, और ये मैक्सिमम 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं।
लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर मैं बात करूं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का 1/3 तक हो सकती है, ठीक है। और इसके जो टोटल मेंबर्स हैं उसका कुछ डिवीजन किया गया है कि इनमें कितने मेंबर किस प्रकार से चुने जाएंगे। तो आपको बेसिकली यहाँ 4-5 प्रकार के इनके निर्वाचन की विधियाँ दिखाई देंगी कि इनमें 1/3 मेंबर्स जो हैं वो स्टेट के एमएलएस के द्वारा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य हैं उनके द्वारा चुने जाएंगे। 1/3 सदस्य लोकल बॉडीज़ के द्वारा चुने जाएंगे। लोकल बॉडीज़ में आपकी पंचायतें, नगर पालिकाएँ, नगर परिषदें वगैरह शामिल होती हैं। इसके 1/12 सदस्य जो हैं वो शिक्षकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं और ये जो शिक्षक हैं वो कम से कम 3 वर्ष से कार्य कर रहे हों और कम से कम सेकेंडरी स्कूल से अबव लेवल के हों। 1/12 सदस्य राज्य के जो ग्रेजुएट छात्र हैं यानी जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है और ग्रेजुएशन पूरी किए हुए 3 वर्ष जिन्हें हो चुके हैं, जो उस स्टेट के निवासी हैं, ऐसे ग्रेजुएट 1/12 सदस्य चुनते हैं। बाकी बचे 1/6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको इसका कॉम्पोजिशन समझ में आ गया कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है और उसको कैसे और कितने समय के लिए चुना जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली में मैंने टेन्योर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये अगर एक बार बन जाती है तो जब तक ये बनी रहती है तब तक ये कभी भंग नहीं होती है। इसका मतलब ये राज्यसभा की तरह एक परमानेंट हाउस के तौर पर रहती है। इसके हर 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद रिटायर होते रहते हैं, जैसा आपके राज्यसभा में होता है। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो एमएलए या एमएलसी यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनने के लिए व्यक्ति को कुछ शर्तें पूरी करना अनिवार्य है। सबसे पहले उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनना चाहता है तो उसकी आयु 30 वर्ष तक होनी चाहिए। अगर वो 30 वर्ष या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो एमएलए बनना चाह रहा है तो उसकी आयु 25 वर्ष या उससे ऊपर हो। इसके अलावा वो जिस स्टेट या जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता है उसमें की निर्वाचक नामावली में उसका नाम हो और वो उस स्टेट का रहने वाला हो, वहाँ का निवासी हो। इसके अलावा वो रिजर्व्ड सीट से भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन रिजर्व सीट से इलेक्शन केवल वही व्यक्ति लड़ सकता है जो उस रिजर्व कैटेगरी से संबंध रखता हो। यानी अगर एससी और एसटी की सीट है तो उस पर केवल एससी या एसटी का कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अभी तक आप इसके बारे में जान चुके हैं कि इसके सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, टोटल कितने हो सकते हैं, कितने समय के लिए हो सकते हैं, कौन सी क्वालिफिकेशन पूरी करने वाले हो सकते हैं। अब अगर एक बार ये सदस्य चुन के आ जाएं तो इनको कौन सी शक्तियाँ मिलती हैं, क्या क्या पावर एंड फंक्शंस मेंशन किए गए हैं संविधान में, आइए उनको देखते हैं। आप इनकी पावर एंड फंक्शंस को पढ़ते टाइम इसको केंद्रीय विधायिका की शक्तियों से भी कंपेयर कर सकते हैं, तो इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी और आपको इनके बीच के केवल डिफरेंस पे ध्यान देना है। तो अगर मैं इसकी लेजिस्लेटिव पावर्स यानी कानून बनाने की शक्ति पे बात करूं तो आप जानते हैं कि विधायिका का काम ही होता है कानून बनाना। जिस प्रकार से हमने संसद के विधायी शक्तियों को देखा था और उसमें 3 प्रकार के कानून देखे थे, एक साधारण विधेयक के मामले में, दूसरा धन विधेयक के मामले में, तीसरा संविधान में संशोधन विधेयक के मामले में। तो इसी प्रकार का अगर सेग्रीगेशन हम इसमें करें तो इसकी शक्तियों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर हम ऑर्डिनरी बिल की यानी साधारण विधेयक की बात करें तो आप पाएंगे कि जिस प्रकार से केंद्र में एक साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता था, ठीक इसी प्रकार से राज्य में भी साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और वहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ पे साधारण विधेयक पे अगर किसी प्रकार का कोई मतभेद होता था तो उसमें एक जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न था। यहाँ पे आपको याद रखना है कि स्टेट लेवल पे जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, ऐसे में ये हो सकता है कि सपोज़ करिए कोई साधारण विधेयक है, उसको सदन में प्रस्तुत किया गया
सपोज करिए विधानसभा में प्रस्तुत किया गया और विधानसभा ने पास करके उसको विधान परिषद के पास भेजा। विधान परिषद में जाने के बाद विधान परिषद ने भी पास कर दिया, तो एक सिचुएशन ये होती है कि वो आगे गवर्नर के पास जाएगा और गवर्नर उस पर साइन करेंगे, वो एक्ट बन जाएगा। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि विधानसभा ने उसको पास किया, विधान परिषद ने उसको पास नहीं किया, ठीक है, या विधानसभा ने पास कर दिया और विधानसभा ने उसमें कुछ चेंजेस कर दिए और वो चेंजेस विधानसभा को एक्सेप्ट नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे जॉइंट सेशन का प्रोविज़न नहीं है, तो यहाँ पे एक प्रोविज़न है कि अगर विधान परिषद किसी ऑर्डिनरी बिल को रिजेक्ट कर दे या उसमें कुछ चेंजेस कर दे, तो ऐसा विधेयक पुनः पहले सदन के पास यानी विधानसभा के पास लौट जाता है और विधानसभा अगर उसे फिर से पास कर दे तो इस बार विधान परिषद उसको अपने पास केवल 1 माह तक रख सकती है। वो उसमें उसको पुनः रिजेक्ट नहीं कर सकती, ना उसमें कोई संशोधन कर सकती है, और ऐसे बिल को फर्दर आपके गवर्नर की सहमति के लिए भेजा जाता है और इस प्रकार से वो कानून बन जाता है। यानी यहाँ सीधे सीधे आपके ऑर्डिनरी बिल के मामले में जो विधानसभा है वो सर्वे सर्वा है, वो एक तरीके से बहुत शक्तिशाली सदन है। दूसरा, अगर मैं मनी बिल की बात करूँ तो मनी बिल के बारे में हम देखें तो ये केवल और केवल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि आपकी विधानसभा में पेश किया जा सकता है और विधानसभा से पास होने के बाद जाता है ये विधान परिषद के पास। विधान परिषद उसे अपने पास केवल 14 दिन तक रख सकती है, ठीक है, यानी वो केवल 14 दिन की देरी कर सकती है, उसके पास इसके अलावा और कोई शक्ति नहीं है। यानी इस मामले में, मनी बिल के मामले में आपकी विधानसभा की शक्तियाँ ठीक लोकसभा की तरीके से हैं और आपका दूसरा सदन जो है वो राज्यसभा की तरह इस मामले में वीक है। अब आइए बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल के मामले में। अगर एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल की अगर हम बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो पूरा नियंत्रण रखती है मिनिस्टर्स के ऊपर, क्योंकि जिस प्रकार से आपकी केंद्र सरकार लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती थी, ठीक उसी प्रकार से मंत्रिपरिषद राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा के प्रति जिम्मेवार होती है। विधानसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो सरकार गिराई जा सकती है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि विधानसभा का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर या एग्जीक्यूटिव के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। ऐसा कंट्रोल विधान परिषद के पास नहीं है। हालांकि विधान परिषद उनसे कुछ सवाल ज़रूर पूछ सकती है, लेकिन उसे बनाना या गिराना इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। तो इस मामले में भी जो विधानसभा है वो ज़्यादा पावरफुल है। अगर इलेक्शन से रिलेटेड बात करूं तो अपने स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन दोनों हाउस करते हैं और इसके अलावा जो आपकी विधानसभा है यानी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जो सदस्य होते हैं, जो निर्वाचित सदस्य हैं, वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भी भाग लेते हैं, जबकि जो विधान परिषद है, विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं है। हाँ, यहाँ पे हमारी जो विधानसभा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है, क्योंकि आपके जो दूसरा सदन है जो विधान परिषद है उसका बनना या ना बनना, बनना या मिटना, दोनों ही इसकी सहमति पे निर्भर करते हैं। यानी आपकी अगर स्टेट लेजिस्लेचर जो है, जो आपकी विधान सभा है, अगर वो एक ऐसा प्रस्ताव पास कर दे अपनी 2/3 बहुमत से कि उस राज्य में विधान परिषद बनाई जानी चाहिए, तो ऐसे प्रस्ताव को पास करके वो संसद के सामने रिक्वेस्ट कर सकती है कि वो उसके लिए विधान परिषद बना दे। हालांकि ये संसद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी दे या ना दे, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो विधान परिषद है उसका एग्जिस्टेंस केवल और केवल विधान सभा के ऊपर डिपेंड करता है।
यानी जो आपकी विधानसभा है वो कभी भी कौंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनवा सकती है या मिटवा सकती है, यानी उसके लिए प्रस्ताव जो है वो इनिशिएट कर सकती है। संविधान में संशोधन विधेयक के बारे में अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से आपकी लोकसभा और राज्यसभा को संविधान में संशोधन की बराबर शक्तियां प्राप्त थी, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि भारतीय संघ में राज्यों का अलग से कोई संविधान नहीं है, इसीलिए राज्यों को संविधान में संशोधन की शक्तियां नहीं दी गई हैं। हाँ, कुछ मामलों में जिन मामलों में संसद के दोनों सदनों की अनुमति प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति की आवश्यकता होती है, ऐसे मैटर्स पर संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद अगर संसद रेटिफाई करने को कहे तो आपकी जो राज्य विधायिका है वो ऐसे प्रस्ताव को रेटिफाई कर सकती है, लेकिन वो संविधान में संशोधन लाने के किसी प्रस्ताव की शुरुआत नहीं कर सकती है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अभी मैं आपको बताऊं कि जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर है वो एक तरीके से दोनों के काम लगभग समान है, लेकिन आप ध्यान देंगे कि हमने बताया आपका जो सेकंड सदन है, आप उसको सेकंड सदन ना बोल करके एक तरीके से सेकेंडरी सदन बोल सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी बनाया जा सकता है, कभी भी ख़त्म किया जा सकता है और इसके पास कोई ख़ास पावर्स भी नहीं है। तो जो आपकी लोकसभा और राज्यसभा है उसी प्रकार से दो सदन है, लेकिन ये दो सदन हर राज्य में नहीं है, कुछ गिने चुने राज्यों में है। बाकी राज्यों में सारा काम एक ही सदन के द्वारा चलाया जाता है। तो इसी बात से आप समझ सकते हैं कि वो एक ही सदन कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि आप सबने ये देखा कि इनकी शक्तियों में क्या क्या वेरिएशन है या किस प्रकार से जो केंद्रीय विधायिका थी उससे यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन है, क्योंकि केंद्रीय विधायिका में कुछ मसले ऐसे थे जिनमें आपकी जो सेकंड सदन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, कुछ ऐसे थे जिनमें लोकसभा ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आपकी विधान सभाएँ ज़्यादा मजबूत दिखाई देती हैं और विधान परिषद केवल उसकी दया दृष्टि पर निर्भर करती हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल सदन ये नहीं है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने इस लेक्चर में देखा कि राज्य विधानसभाओं को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये क्यों मैटर करता है। उसके बाद हमने इसका कॉम्पोजिशन के बारे में देखा कि इनमें कितने सदस्य हो सकते हैं, कैसे चुने जाएंगे, कितने टाइम के लिए चुने जाएंगे, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशंस होना अनिवार्य है। इसके बाद हमने इनके पावर एंड फंक्शंस को कंपेयर करके देखा, जिसमें हमने इनकी विधायी शक्तियाँ, इनकी कार्यपालिका शक्तियाँ, कार्यपालिका पे नियंत्रण से संबंधित शक्तियाँ, इनके कुछ व्यक्तियों को, कुछ पदाधिकारियों को इलेक्ट करने से संबंधित शक्तियाँ या स्वयं लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने या ख़त्म करने से संबंधित शक्तियाँ और संविधान में संशोधन के बारे में इनके रोल को करीब से देखा और समझा। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। नमस्कार।